हेलो गाइस जी, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करें कुमाऊं का चंद राजवंश। चंद राजवंश की जानकारी के स्रोत। इतिहासकारों के अनुसार चंदवंश का उदय कैसे हुआ, सोमचंद के बारे में, उनके वंशजों के बारे में और कुछ समय के लिए खस शासकों का भी चंद कुमाऊं पर प्रशासन रहा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम 25 दिसंबर से क्विक रीजन के नाम से नया बैच स्टार्ट करेंगे। और यदि उस बीच में चैनल पर 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इन क्लासेज को लाइव स्टार्ट करेंगे। और क्विक रीजन जो है उसमें जीएस की क्लासेस भी होंगी, उत्तराखंड की क्लासेस भी होंगी और उत्तराखंड की हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेंगी। क्विक रीजन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिन बच्चों का उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स चलाए हुए वे कंप्लीट हो सके, क्विक रीजन को में ही क्लासेज को आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी वीकली 2 टेस्ट होते रहेंगे, एक जीएस का और एक उत्तराखंड का। नए पैटर्न पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। कुमाऊं का चंद राजवंश। यह उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। यह राजवंश 18वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में रहा और इसमें 62 चंद राजवंशों ने शासन किया। चंद वंश की स्थापना इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग राय है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई। एटकिंसन महोदय के अनुसार चंदवंश की स्थापना 958 ईस्वी में हुई। अजय सिंह रावत के अनुसार 1018 में हुई। बात करते हैं इन चंदवंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में। चंदवंश की जानकारी। चंदवंश के ऐतिहासिक स्रोत बालेश्वर मंदिर में क्रांचल देव का लेख। क्रांचल देव एक खस शासक रहे हैं। चमोली के गोपेश्वर में त्रिशूल लेख व पिथौरागढ़ के आनंदपाल का वास्ते ताम्रलेख आदि से प्राप्त होती है। मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंधों में के बारे में पता चलता है। वास्ते ताम्रपत्र से मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजयसन से है। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद राजाओं के करों से संबंधित है। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता बदायूनी आदि से भी चंद वंश की जानकारी मिलती है। चंद वंश का पहला अभिलेख था अभय चंद का 1223 में का है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए बाब जहांगीरी में भी चंद वंश की जानकारी मिलती है। भरत कवि की रचना मानोदय काव्य में भी चंद वंश की वंशावली मिलती है। चंद वंश का उदय की बात करें। कत्यूरी के पतन के पश्चात कुमाऊं में चंदवंश व कड़वाल में परमार वंश की स्थापना हुई। एटकिंसन के अनुसार चंदवंश की स्थापना सोमचंद ने की। सोमचंद से इलाहाबाद के झूसी नामक क्षेत्र से आए हुए सोमचंद को उनके ज्योतिष के कहने पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर अंतिम कत्यूरी शासक थे वीरमदेव यानी कि ब्रह्मदेव। उनसे सोमचंद की मुलाकात हुई। सोमचंद ने अपनी पुत्री का विवाह ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री की शादी सोमचंद से करा दी और 15 बीघा जमीन दहेज में दे दी। दहेज में मिली जमीन पर सोमचंद ने एक किले का निर्माण किया जिसे राजबुग्गा का किला कहा जाता है। एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है कि राजबुग्गा के किले का निर्माण किसने किया था। ब्रह्मदेव इसी समय पर सुई क्षेत्र काली कुमाऊं पर शासन कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रह्मदेव की अयोग्यता के कारण काली कुमाऊं में अराजकता फैल गई और कुछ विद्वानों के अनुसार कन्नौज नरेश से प्रार्थना की कि तत्पश्चात कन्नौज नरेश ने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं भेजा। अलग अलग इतिहासकार विद्वानों के अनुसार अलग अलग राय दी गई है चंदवंश की स्थापना की। और कुछ विद्वानों का मानना है कि गजनी के आक्रमण के भय से भयभीत होकर कई राजा पहाड़ों की ओर आने लगे और उनमें से एक था सोमचंद। बात करें चंद वंश की राजधानी की
प्रथम राजधानी थी चंपावती नदी के तट पर। दूसरी राजधानी बनी अल्मोड़ा 1563 से 1790 तक और राजचिन्ह था चंदों का गाय। राजा अभयचंद द्वारा 1371 में उत्कीर्ण करवाया गया था, जो कुमाऊनी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। जो लेख अभयचंद ने उत्कीर्ण कराया था तो वह कुमाऊनी भाषा का अभिलेख है। सोमचंद इतिहासकारों के अनुसार चंदवंश की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में बता दिया गया। चंदवंश की स्थापना का श्रेय जो था सोमचंद को जाता है। इनकी राजधानी थी चंपावत में चंपावती नदी के तट पर और सोमचंद ने किले का निर्माण किया था, राजबुग्गा के किले का। बात करें सोमचंद के द्वारा किए गए कार्य। राजबुग्गा के किले में सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिनमें से एक था कारकी, बोरा, चौधरी, तड़ागी। कई बार एग्जाम से पूछा गया कि 4 किलेदारों में कौन कौन शामिल था या कौन कौन शामिल नहीं था। 3 के नाम दे दिया, एक की कोई अन्य नाम दे दिया जाएगा। घुमा फिराकर क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं। इन चारों को मूलतः चाराल कहा जाता था और राजबुग्गा के किले की किलेदारी करने के कारण राजबुग्गा के किले को चाराल का किला भी कहा जाता है। सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला पहला चंद राजा था सोमचंद ने चंपावत में पंचायती राज की स्थापना की। इसीलिए कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई और कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था के जनक के तौर पर सोमचंद को जाना जाता है। कहीं कहीं पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है सोमचंद को पंचायती राज व्यवस्था के लिए। कहीं कहीं पर सोमचंद को विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था चलाई गई और कहीं पर लिखा गया कि सोमचंद को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग फैक्ट्स निकाले गए हैं। मेन टॉपिक से ये कि सोमचंद को ही कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा, सियाणा, कमीण नामक राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एपण कला, सोमचंद ने एपण कला की शुरुआत की थी। सोमचंद के प्रशासनिक काल की बात करें, सोमचंद के समय डोटी का राजा जयदेव मल था। सोमचंद ने मैरा फर्त्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया था। सेनापति का नाम था कालू तड़ागी। सोमचंद ने समाज को 8 वर्गों में विभक्त किया था और डोटी के नरेशों को रैकायराई कहा जाता था। सोमचंद के उत्तराधिकारी की बात करें, आत्मचंद या आरामचंद, कहीं पर इनका नाम आत्मचंद और कहीं पर आरामचंद। उसके पश्चात पूर्णचंद, उसके पश्चात इंद्रचंद। इंद्रचंद चौथा शासक था, घमंडी अहंकारी प्रवृत्ति का था। इंद्रचंद के मुख्य कार्यों के बारे में बात करें, हम मुख्य राजाओं के बारे में बात करेंगे, उनके कार्यों के बारे में। इंद्रचंद का मुख्य कार्य था कि इसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इंद्रचंद ने पटरंग प्रथा या पटरंग वाली प्रथा का प्रचलन किया और इसकी जरूरत पड़ी क्यों। इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया और रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुआं में झूठी खबर फैलाने की प्रथा थी, जिसे पटरंग वाली प्रथा कहते हैं। पटरंग वाली प्रथा थी क्या, ये बता दिया गया। उनके पश्चात इंद्रचंद के पश्चात संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद। वीणाचंद एक अत्यंत भोगी विलासी राजा था। इनकी कोई संतान नहीं थी और अयोग्य शासक था। इस प्रशासन की बागडोर इनके मंत्रियों के हाथ में थी, जिसका लाभ उठाया था खसों ने और कुमाऊं पर आक्रमण किया। परंतु खस राजाओं के अत्याचार से परेशान होकर कुछ वरिष्ठ लोग जो थे नेपाल गए और सोमचंद के वंशज वीणाचंद को कुमाऊं में निमंत्रण दिया आने का। उसी बीच कुछ समय के लिए खस राजाओं ने
कुमाऊं में प्रशासन किया। उन्हें दो मुख्य राजाएं अशोकचल और क्रांचल देव, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। खस शासक अशोकचल। डोटी का राजा अशोकचल ने काली, कुमाऊं, चंपावत व केदार भूमि पर आक्रमण करके अपने अधीन किया। इसकी जानकारियां एक गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। खस शासक अशोकचल के बारे में बात करें। डोटी के राजा अशोकचल ने काली, कुमाऊं पर व केदार भूमि पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया, और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, जो कि 1191 में कुमाऊं में स्थापित किया था अशोकचल ने। अशोकचल को गोपेश्वर लेख में गौड़ वंश व वैरात कुल का बताया गया है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोकचल को खसदेव का राजाधिराज कहा गया है। अशोकचल का राज्य 3 चक्रों में जीता, बैरात, कमादेश, केदार भूमि, और इनके पश्चात इनका पुत्र क्रांचल देव का आधिपत्य हो गया। क्रांचल देव ये भी खसपति शासक रहे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दान पत्र से क्रांचल देव का 1223 का एक लेख प्राप्त हुआ। क्रांचल देव के 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है और 3 चंद्रवंशीय मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। दुलू स्तंभ लेख में क्रांचल देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। क्रांचल देव के समय 2 शैलियाँ निर्मित की गई, कत्यूरी शैली और नाग शैली। ये उत्तराखंड की शैलियों में बहुत महत्वपूर्ण है। कत्यूरी शैली की बात करें, इसमें मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता है, और नाग शैली में बात करें मंदिर का शिखर नीचे होता है। सॉरी गाइस, पीछे इसी क्लास में भयचंद का अभिलेख को मैंने 1223 का नहीं बल्कि 1371 का है, जो स्टार्टिंग में गलत बता दिया गया था। क्रांचल देव का अभिलेख है जो कि 1223 का है। हमने भी बताया था कि क्लास में कुछ खसों के अत्याचार से परेशान होकर सोमचंद के वंशज वीरचंद को कुमाऊं आने का निमंत्रण दिया गया। वीरचंद ने सोफाल का युद्ध हुआ, और जिसमें खस और वीरचंद के बीच हुआ। वीरचंद जीत गए और पुनः कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थोरचंद, अगले शासक थोरचंद के बारे में। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।